नमस्कार बच्चों, हमारा आज का वीडियो कक्षा 9वीं के पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के अंतर्गत गद्य खंड में संकलित राहुल सांकृत्यायन जी द्वारा रचित पाठ ल्हासा की ओर पर आधारित है। इसमें पाठ का प्रतिपाद्य, पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं जो आपके गहन अध्ययन और परीक्षा के लिए अति आवश्यक है, उपयोगी है। प्रारंभ करते हैं। पाठ का प्रतिपाद्य। साहित्य समाज में महापंडित कहे जाने वाले राहुल सांकृत्यायन जी का यात्रा वृत्तांत लेखन में श्रेष्ठ स्थान है। उन्होंने न केवल घुमक्कड़ी का शास्त्र रचा, बल्कि उससे होने वाले लाभों का भी विस्तृत वर्णन करते हुए ज्ञानवर्धक एवं अज्ञात स्थलों से परिचित कराया। प्रस्तुत पाठ राहुल सांकृत्यायन जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है, जो इन्होंने सन 1929-30 में नेपाल के रास्ते की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, अतः उन्होंने अपनी यात्रा एक भिखमंगे के वेश में की थी। इस पाठ में उन्होंने ल्हासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों के रोचक वर्णन के साथ साथ तिब्बती समाज के बारे में भी अनेक जानकारियाँ प्रदान की है। इसके अंतर्गत उन्होंने विभिन्न स्थानों के भौगोलिक वर्णन के अतिरिक्त वहाँ के जनजीवन की सुंदर झांकी भी प्रस्तुत की है। अब देखते हैं पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, थोंगला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के भेष में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्र भेष भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका, क्यों? उत्तर जाने। थोंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंचने पर लेखक भिखमंगे के भेष में होने के बाद भी ठहरने का स्थान प्राप्त कर सका, क्योंकि उस समय उनके साथ बौद्ध भिक्षु सुमति थे। सुमति उस गांव में अनेक लोगों को जानते थे। दूसरी यात्रा के समय लेखक भद्र वेश में थे, पर उस समय वह गांव के लोगों के लिए नितांत अपरिचित थे। सुमति भी उस समय उनके साथ न थे। उस यात्रा में लेखक गांव में सायंकाल पहुंचते थे और शाम के समय वहां के लोग छंग पीकर होशो हवास खो बैठते हैं, अतः वह ठहरने के लिए स्थान सही नहीं पा सके। दूसरा प्रश्न है, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? उत्तर, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न होने के कारण यात्रियों को हमेशा अपनी जान और माल का खतरा बना रहता था। वहाँ के लोग आत्मरक्षा के लिए आम हथियार लेकर घूमते थे। वहाँ ऐसे अनेक निर्जन स्थान है जहाँ डाकुओं का साम्राज्य है। उन्हें किसी से कोई डर नहीं होता। सरकार की ओर से भी ऐसे स्थानों पर पुलिस की कोई व्यवस्था नहीं थी। ऐसे में वे यात्रियों की पहले हत्या करते, तत्पश्चात उसका सामान लूटते थे। तीसरा प्रश्न है, लेखक लंगकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस प्रकार पिछड़ गया? उत्तर, लेखक का घोड़ा अत्यंत सुस्त था। वह बहुत धीरे धीरे चल रहा था, जिस कारण लेखक अन्य साथियों से पिछड़ गया। एक जगह जहाँ से 2 रास्ते फूट रहे थे, उसमें गलत रास्ता चुन लिया और 2-3 किलोमीटर उसी रास्ते पर चल पड़ा। बाद में गलती समझ में आने पर वह वापस आकर वही सही रास्ते पर गया। अगला प्रश्न है, लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? उत्तर, शेखर विहार में सुमति के बहुत से यजमान रहा करते थे, जिनको वे बौद्ध गया से लाए गए गंडा बांटा करते थे। इस बार शेखर विहार से गुजरते हुए भी सुमति उन्हें गंडे बांटना चाहता था, जिसमें अधिक समय लगने की संभावना थी और लेखक को लक्ष्य तक पहुंचने की जल्दी थी, अतः उसने उसे अपने यजमानों के पास जाने से रोका। दूसरी बार लेखक को शेखर विहार के ही एक मंदिर में बुद्ध वचनवाद की 103 भारी भरकम हस्तलिखित पोथियाँ मिल गई थी। उनका अवलोकन करने, समझने एवं ज्ञानार्जन करने हेतु समय की आवश्यकता थी, अतः लेखक ने सुमति को रोकने का प्रयास नहीं किया। 5वां प्रश्न, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? उत्तर, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तिब्बत के विचित्र मौसम को झेलते हुए ऊंचे नीचे पहाड़ी रास्तों पर तेज धूप में यात्रा करनी पड़ी।
डाकुओं के भय के साये में यात्रा करनी पड़ी। डाकुओं जैसी सूरत वालों के को देखते ही कुची कुची एक पैसा कहकर भीख मांगनी पड़ी। सुस्त घोड़े के कारण वह अपने साथियों से बिछड़ गए। समय से न पहुंच पाने के कारण उसे सुमति के गुस्से का सामना करना पड़ा। भद्र रूप में छिपाकर भिखमंगे के भेष में यात्रा करनी पड़ी। लौटते समय अपना सामान पीठ पर लादकर यात्रा करनी पड़ी। प्रश्न है, प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। पाठ के आधार पर कहा जा सकता है कि तत्कालीन तिब्बती समाज संकीर्णता से परे अत्यंत खुला था, जिसमें लोग जाति पात, छुआछूत, ऊंच नीच जैसे भेदभाव से दूर थे। लोग धार्मिक प्रवृत्ति के तथा अंधविश्वासी थे, जो गंडे के नाम पर साधारण कपड़े के टुकड़े पर भी विश्वास कर लेते थे। महिलाएं पर्दा नहीं करती थी। वह अपरिचितों को भी चाय बनाकर दे देती थी। जान पहचान के बिना लोग रात बिताने के लिए ऐसे नहीं देते थे। समाज में छंग अर्थात मदिरापान दिनचर्या में सम्मिलित था। हथियार का कानून न होने के कारण लोग लाठी की तरह बंदूक लिए घूमते थे। लोग कट्टरता से बौद्ध धर्म का पालन करते थे। बुद्ध और उनके वचनों के संग्रह कंजूर को विशेष स्थान प्राप्त था। जमीनें जागीरों में बटी थी और अधिकांश पर मठों का कब्जा था। अगला प्रश्न है, सुमति के यजमान और अन्य परिचित लोग लगभग हर गांव में मिले। इस आधार पर आप सुमति के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का चित्रण कर सकते हैं। सुमति के यजमान और अन्य परिचित लोग लगभग हर गांव में मिले। इस आधार पर सुमति के व्यक्तित्व की अनेक विशेषताएं प्रकट होती है, जैसे सुमति मिलनसार एवं हंसमुख व्यक्ति थे। उनकी छवि धर्म गुरुओं के समान थी, जो उन्हें बोध गया से लाए गंडे दिया करते थे। सुमति समय के पाबंद थे। लेखक के समय पर न पहुंचने पर वह नाराज हो जाते थे। सुमति लालची स्वभाव वाले थे। वे यजमानों में बोध गया से लाए कपड़े से बने गंडे समाप्त हो जाने पर साधारण कपड़े का बना गंडा देकर धन प्राप्त करते थे। सुमति बौद्ध धर्म के आस्था तथा तिब्बत का अच्छा भौगोलिक ज्ञान रखने वाले थे। अगला प्रश्न है, हालांकि उस वक्त मेरा वेश ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। उक्त कथन के अनुसार हमारे आचार व्यवहार के तरीके वेशभूषे के आधार पर तय होते हैं। आपकी समझ में यह उचित है अथवा अनुचित विचार व्यक्त करें। सामान्यतः लोग व्यक्ति की स्थिति का आकलन उसकी वेशभूषा से करते हैं और उसी के अनुरूप उसके साथ व्यवहार करते हैं। विचारों के आदान प्रदान किए बिना मनुष्य की स्थिति के आकलन का सबसे सरल तरीका उसकी वेशभूषा माना जाता है, परंतु प्रश्न के अनुसार लेखक भी वेशभूषा पर आधारित आकलन के पक्षधर प्रतीत होते हैं, क्योंकि लेखक लिखते हैं कि मेरी वेशभूषा ऐसी नहीं थी कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था, परंतु मेरे विचार से व्यक्ति के व्यक्तित्व का आकलन उसकी वेशभूषा नहीं बल्कि विचारों के आधार पर होना चाहिए, क्योंकि अच्छे कपड़े पहनने वाला अच्छा इंसान भी तो हो ऐसा आवश्यक नहीं है। वेशभूषा में कुत्सित विचारों वाले लोग भी हो सकते हैं। सस्ते एवं निम्न कपड़े पहनने से कोई व्यक्ति निम्न कोटि का नहीं हो जाता। कीचड़ में खिलने से कमल की सुंदरता कम नहीं हो जाती। अगला प्रश्न है, यात्रा वृत्तांत के आधार पर तिब्बत की भौगोलिक स्थिति का शब्द चित्र प्रस्तुत करें। वहाँ की स्थिति आपके राज्य शहर से किस प्रकार भिन्न है। उत्तर, भारत के उत्तर में स्थित तिब्बत नेपाल का पड़ोसी देश है। इसकी सीमा भारत और चीन से लगती है। यह समुद्र तल से 17-18 हजार फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह पहाड़ी और पठारी भूभाग है जहां पहुंचना बहुत कठिन है। यहां पहुंचने का मार्ग गहरी घाटियां, ऊंचे पर्वतों, बिहरदरों से होकर गुजरता है। पहाड़ों के मोड़ सुनसान और खतरनाक है। दूर दूर तक आबादी नहीं होती। एक और हिमालय की ऊंची चोटियां हैं तो दूसरी ओर नंगे पहाड़। यहाँ की जलवायु भी विचित्र है। जहाँ धूप होती है वहाँ तेज गर्मी और उसी समय वहाँ जहाँ छाया होती है वहाँ खूब ठंडक होती है। थोगला यहाँ का एक दुर्गम डांडा है। तो तिंगरी एक विशाल मैदान जिसके चारों ओर पहाड़ियाँ हैं। पहाड़ बर्फ से ढके हैं और कुछ भागों में खेती होती है। मेरा शहर मैदानी क्षेत्र में होने के कारण उसकी भौगोलिक संरचना बिल्कुल भिन्न है। मेरे शहर में परिवहन के साधन, संचार के साधन और अन्य सभी आधुनिक सुविधाएं सहजता से प्राप्त हो जाती हैं। कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर।
अतिथि देवो भव की भारतीय परिकल्पना तिब्बत में भी प्रचलित है। पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो लेखक ने यात्रा वृत्तांत में तिब्बत की सामाजिक परिस्थितियों का वर्णन करते हुए लिखा है कि वहाँ अपरिचित व्यक्तियों का भी घर की महिलाएं चाय बना कर देती है, वे उनसे पर्दा नहीं करती। अगर किसी व्यक्ति को डर है कि सारा मक्खन उसकी चाय में नहीं पड़ेगा तो वो खुद जाकर चाय बनाकर ला सकता है। भिखारी और संदेशपत व्यक्तियों को छोड़कर कोई भी उनके घर के अंदर जा सकता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि हमारी भारतीय परिकल्पना अतिथि देवो भव को तिब्बतियों ने पूरी तरह से लागू किया है। अगला प्रश्न है, तिब्बत में डारे क्या है? डारे के देवता का स्थान कहाँ था? उसे किस प्रकार सजाया गया था? तो तिब्बत में पहाड़ी घाटियों में स्थित नदियों एवं पहाड़ों के खतरनाक मोड़ को डारा कहा जा गया है। डारे के देवता का स्थान सर्वोच्च शिखर पर था। उसे पत्थरों के ढेर से सजाया गया था। वहाँ पर जानवरों के सींग रखे गए थे। उसके आसपास रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियाँ भी लगाई गई थी। अगला प्रश्न है, मैं अब पुस्तकों के भीतर था, ऐसा लेखक ने क्यों कहा? अपनी तिब्बत यात्रा के दौरान लेखक को शेखर विहार के मंदिर में बुद्ध वचन की अनुवादित 103 हस्तलिखित पोथियाँ मिल गई थी। लेखक को पुस्तकें पढ़ने तथा ज्ञान अर्जन का अत्यधिक शौक था, अतः वह इन पुस्तकों को पढ़ने में रम गया। इसलिए उनसे कहा कि मैं अब पुस्तकों के भीतर था। अगला प्रश्न है, पाठ के आधार पर तिब्बती भिक्षु नमसे का चरित्र चित्रण कीजिए। नमसे तिब्बत में रहने वाले बौद्ध भिक्षु थे। वे शेखर विहार नामक जागीर के प्रमुख थे। वह जागीर में खेती की देखभाल किया करते थे। दूसरे प्रबंधक भिक्षुओं की तरह उन्हें भी समाज में अत्यंत सम्माननीय स्थान प्राप्त था। अहंकार से परे वे बहुत अच्छे और विनम्र इंसान थे। लेखक के भिखमंगे स्वरूप में होने पर भी वे उनसे आत्मीयता से मिले और उन्हें सम्मानपूर्वक अपने यहाँ स्थान दिया, जो यह सिद्ध करता है कि वो अत्यंत दयालु एवं आतिथ्य भावना से परिपूर्ण इंसान थे। तो बच्चों, ये थे पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। मुझे आशा है कि आप लोगों के लिए ये बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद।